बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंडे को एक थरथली मचा दी हमारे डेढ़ से पॉलिटिकल सीन में। 18वीं तरमीम जो कि पीपल्स पार्टी के ताज में एक बहुत बड़ा गहना है, वो थोड़ा मान पड़ जाएगा अगर आपने एनएफसी को एक नेगेटिव सेंस में छेड़ा तो। क्योंकि आईनी तहफ़्फ़ुज़ एनएफसी अवार्ड को दिया ही 18वीं तरमीम ने था। वो जो एक शिक डाली थी कि आप जो है शेयर सूबों का वो कम नहीं कर सकते एनएफसी अवार्ड में, अगले एनएफसी अवार्ड में आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो वो डाला ही जो पीपल्स पार्टी की जो अभी एक लेगेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो 18वीं तरमीम है। तो अब मैं देखना चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी इस पे किस तरह वोट करती है। ये खाली पीपल्स पार्टी की बात नहीं, अगर आप देखें चारों सूबाई हुकूमतें, वो बेशक मरियम नवाज की पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हो, बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी साहब की हो और सिंध में पीपल्स पार्टी की हो, कोई भी नहीं चाहेगा। सबको पैसे चाहिए होते हैं सूबे रन करने के लिए। पीटीआई को भी मेरे ख्याल से देखना मैमल इसमें इंटरेस्टिंग होगा कि वो भी किस तरह वोट करते हैं, क्योंकि आज मैं देख रही थी बहुत इस पे बहस हो रही थी कि क्या पीटीआई को कोई डील दे जाएगी ताकि कोई कंसेंसस बने इस मामले पे और वोट किया जाए, या अगर पीटीआई वोट नहीं करती तो क्या उन पे मजीद सख्ती की जाएगी। लेकिन 26 अमेंडमेंट ने ऑलरेडी एक तरह से प्रोटेक्शन दे दी थी कि अगर अपॉइंट नहीं होंगे तो पुराने जो है दे विल कंटिन्यू जब तक नए अपॉइंट नहीं होंगे। तो अब वो प्रोसीजर ही बदलना चाह रहे हैं, जिसमें आई गेस ऑपोजिशन का रोल कम करके हुकूमत को ज़्यादा एम्पावर करना चाह रहे हैं। हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रेजिस्टेंस देखी, अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल सबमिशन देख रहे हैं या कैपिचुलेशन देख रहे हैं। और जो सिस्टम की विश लिस्ट है कि हमारे पास सेंट्रलाइज पावर हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, चेक्स एंड बैलेंसेस ना हो। पहले हमने देखा फौजी अदालतें जो हैं उनको मजीद पावर्स दी गई, अब हम देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स वापस आ रहे हैं, लाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह से हम वापस जा रहे हैं 1960s के पाकिस्तान में, जहां आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो पावर्स ब्यूरोक्रेसी से लेके और मजीद इदारों को दी गई थी, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को दी गई थी, वो वापस हो रही हैं। मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि मुझे इस पूरे किस्से में ये समझ नहीं आ रही कि इस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है। मैं ये जानती हूँ कि उनका गोल क्या है। उनका गोल ये है कि एब्सोल्यूट पावर, मुल्क के ऊपर मुकम्मल पावर। बट मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो ये क्यों करना चाह रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस्टेब्लिशमेंट ये क्यों चाह रही है कि वो ऑल इन ऑल इस लेवल पे बन जाए जहाँ पे किसी और को ब्लेम नहीं जाएगा। जब जुडिशरी इतनी डाइल्यूट हो जाएगी उनकी पावर, तो फिर लोग आपको ही कहेंगे आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको तो कोई नहीं कहेगा जब कुछ गलत होगा। 243 के बारे में मैं देखिए जो हमने सुना हुकूमती मौकफ, बैरिस्टर अकील ने जो है कल एक चैनल के ऊपर ये बात भी की कि ये फील्ड मार्शल से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने के लिए इसको आर्टिकल 243 के अंदर हुकूमत जो है वो इंसर्ट कराएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंडे को एक थरथली मचा दी हमारे डेढ़ से पॉलिटिकल सीन में, हमारे करंट अफेयर सीन में। और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उन्हें अप्रोच किया है, हुकूमत के कुछ लोग उनसे मिले हैं और उन्होंने 27वीं अमेंडमेंट पे उनसे कोऑपरेशन की बात की है। और बिलावल पहले लीडर है मेरा ख्याल है जिन्होंने अब ये पब्लिकली खोल के रख दिया कि उसके अंदर क्या क्या था। और उनकी ट्वीट जो थी उसके वही 3-4 पॉइंट्स थे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक तहलका मच गया और बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होना शुरू हो गई, क्योंकि उनकी ट्वीट के अलावा इसके ऊपर इस वक्त हमारे पास कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। हमारे पास गवर्नमेंट की कोई स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, हमारे पास एनालिसिस हैं, हमारे पास अंदर किसी ने कुछ लीक नहीं किया, किसी सोर्स ने कुछ लीक नहीं किया। तो वी गोइंग टू टॉक अबाउट इसके 27वीं अमेंडमेंट में होने क्या जा रहा है या क्या हो सकता है, टू बी फेयर, क्योंकि हमें अभी एग्जैक्ट तो पता नहीं है। हाँ, उसके क्या फार्मूलाज हो सकते हैं, वो किस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं, किस चीज़ को क्यों टारगेट कर सकते हैं। और इस सब में मैं थोड़ा कम बोलूँगी क्योंकि मुझे आज बुखार चढ़ा हुआ है। तो पहले तो मैं ये कह रही थी कि जो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं खुद सोची थी कि ये पीपल्स पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा, और वो है एनएफसी वाली चीज़। बिकॉज एक तरीके से आप एनएफसी को छेड़ के आप 18वीं तरमीम जो कि पीपल्स पार्टी के ताज में एक बहुत बड़ा गहना है, वो थोड़ा मान पड़ जाएगा अगर आपने एनएफसी को एक नेगेटिव सेंस में छेड़ा तो एनीवेज मैमल, आप अभी हमें रिकॉर्डिंग से पहले बता रही थी कि एक पॉसिबल फॉर्मूला की बात हो रही है, वो क्या है?
अच्छा नताशा, ये जो आपने एनएफसी के फॉर्मूलाज की बात की, यानी कि उसके बारे में बेसिकली उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि कहा यह जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ से जब लोन लेती है और फिर वो उनके टारगेट्स नहीं मीट कर सकती, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि प्रोविंसेस जो हैं वो रेवेन्यू जनरेशन के अंदर कोई ऐसा जो है वो मदद नहीं कर रहे होते। और एक आईएमएफ की तरफ से भी ये कहा जाता है कि आप अपनी कमिटमेंट्स इसलिए नहीं फुलफिल कर पाते कि क्योंकि ये आपका जो है वो स्फेयर ऑफ कंट्रोल से ही बाहर है, जाहिर बात है प्रोविंसेस की जो चीज़ें होती हैं उनकी गारंटीज। तो इसलिए जो है हुकूमत जो है वो कुछ फॉर्मूलाज पे काम कर रही है, और प्रोविंसेस को जो चीज़ कन्वे हुई है या जो बातें जो डिस्कशन चल रही है वो ये फ्लोट किए गए हैं चंद आइडियाज, कि चार चीज़ें ऐसी हैं कि जो हुकूमत कहती है कि ये खाली एक फेडरल गवर्नमेंट की या विफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसके अंदर सूबों का भी शेयर होना चाहिए। एक उनमें से एक क्योंकि, और वो ये कहते हैं कि क्योंकि ये पूरे मुल्क के लिए है। एक उसके अंदर डिफेंस है यानी कि दिफा, फिर उसके अंदर डेट सर्विसिंग है कि जाहिर बात है कर्जे जो है वो खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ विफाक के लिए लिए जाते हैं, पूरे मुल्क के लिए लिए जाते हैं। फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं तो वो भी कोई खाली विफाक के लिए नहीं, वो मुल्क के लिए होते हैं। और एक चीज़ जो है वो चौथी चीज़ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, यानी बेस्ट का जो प्रोग्राम है कि वो भी खाली विफाक के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए। तो इन चारों चीज़ों के ऊपर ये बेसिकली कहा जाता है कि ये क्योंकि इसके अंदर फिर अगर रेवेन्यू कलेक्शन में कोई कमी है और इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, तो फिर ऐसा किया जा सकता है कि जो ये जब इससे पहले कि एनएफसी जो है वो दिया जाए, तो ये इनमें से एक या दो कंपोनेंट, क्योंकि जाहिर बात है ये तो सारे तो नहीं निकाले जा सकते, और वैसे भी जो डेट सर्विसिंग वो तो काफ़ी ज़्यादा है। तो उनमें से इस तरह का फॉर्मूला बनाया जाए कि कोई एक कंपोनेंट निकाल कर फिर उसके बाद जो है वो एनएफसी जो है वो किया जाए आपस में, जिस तरह बांटते हैं कि विफाक का और प्रोविंसेस का क्या शेयर होगा। तो ये अभी इसके ऊपर जो है इस फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन हो रही है, इस फॉर्मूला के ऊपर बात हो रही है। अब आया कि ये चीज़ होती है कि नहीं, क्योंकि देखिए इसके अंदर एक चीज़ बहुत अहम है कि चारों सूबों के अंदर जो सूबाई हुकूमतें हैं, क्या वो इस चीज़ पे मानेगी कि नहीं। ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीपल्स पार्टी और सिंध इवन। अच्छा, वैसे हम कितने क्यूट हैं, हमें लगता है कि एक ड्राफ्ट आएगा, हमें मिलेगा, हम उससे बैठ के एक औरत कार्ड का एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पैसे भी 26वीं आईनी तरमीम के वक्त ऐसे ही हुआ था ना, क्योंकि वो आखिरी मिनट पे फिर वो ड्राफ्ट चेंज हुआ था, फिर वो उन्होंने हमें मिसलीड किया था, फिर आखिर में जो पास हुआ वो हमें बाद में पता चला जब पास हो गया। तो ये मेरे वो तो ख्याल से गवर्नमेंट के पास इंतजार भी नहीं था हमेशा बेनजीर उस वक्त रहता है। फाइनल वाला लेकिन ड्राफ्ट। हाँ, लेकिन मैं आपको मैं बिल्कुल वैसे ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ट्वीट की, मैं इसको अप्रिशिएट इसलिए करूंगी क्योंकि एटलीस्ट कुछ हमारे सामने आ गया है पब्लिक डोमेन में, ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जिस पे बातचीत हो रही है। तो ये क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जिस किस्म की बातें आ रही थी, कभी कहा जाता था लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हम 27वीं आईनी तरमीम लेके आएंगे, कभी एनएफसी अवार्ड की बात होती थी, लेकिन अब खुल के हमें पता चल गया कि ये वो मेन टॉपिक्स है। लेकिन जैसे मेमल आपने कहा, मैं भी बड़ा इंटरेस्टेड होंगी देखने के लिए कि पीपल्स पार्टी एनएफसी अवार्ड के हवाले से किस तरह वोट करती है, क्योंकि आईनी तहफ़्फ़ुज़ एनएफसी अवार्ड को दिया ही 18वीं तरमीम ने था। वो जो एक शिक डाली थी कि आप जो है शेयर सूबों का वो कम नहीं कर सकते एनएफसी अवार्ड में, अगले एनएफसी अवार्ड में आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो वो डाला ही जो पीपल्स पार्टी की जो अभी एक लेगेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो 18वीं तरमीम है। तो अब मैं देखना चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी इस पे किस तरह वोट करती है, बेनजीर से और एक ये भी छोटी मेरे सी ख्याल से चीज, इंटरेस्टिंग होगा सॉरी, आने वाले दिनों में देखना जी। मैंने कहा कि ये खाली पीपल्स पार्टी की बात नहीं, अगर आप देखें चारों सूबाई हुकूमतें, वो बेशक मरियम नवाज की पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हो, बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी साहब की हो, और सिंध में पीपल्स पार्टी की हो, कोई भी नहीं चाहेगा, सबको पैसे चाहिए होते हैं सूबे रन करने के लिए। तो कौन चाहेगा कि ये इस तरीके से उनके पैसे कम हो जाएं या कट किया जाए उनका शेयर। लेकिन पीटीआई को भी मेरे ख्याल से देखना मेमल इसमें इंटरेस्टिंग होगा कि वो भी किस तरह वोट करते हैं, क्योंकि आज मैं देख रही थी बहुत इस पे बहस हो रही थी कि क्या पीटीआई को कोई डील दे जाएगी ताकि कोई कंसेंसस बने इस मामले पे और वोट किया जाए, या अगर पीटीआई वोट नहीं करती तो क्या उन पे मजीद सख्ती की जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। एक छोटी सी मैं बात इसमें ये कहूंगी, क्योंकि जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स थे उसमें एक था चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी अपॉइंटमेंट का डेडलॉक। मुझे तो समझ नहीं आता डेडलॉक क्या है। 12 मार्च को उनकी रिटायरमेंट हुई थी, उसके बाद से जो, बल्कि उससे पहले
उमर जनवरी में, साहब जो हाँ। थे जनवरी में ऑपोजिशन लीडर थे, उन्होंने तब खत लिखा कि मीटिंग बुलाएं, बैठ के कंसल्ट करते हैं वजीर आजम को। उनको कोई जवाब नहीं मिला। फिर अभी जून में उन्होंने डिस्क्वालीफाई होने से पहले उन्होंने नेशनल असेंबली के स्पीकर को दोबारा लिखा कि आप कमेटी बुलाएं, बैठ के इस पर बात करते हैं। उन्होंने कहा मैं अदालत भी ये मामला लेके जाऊंगा, अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, एक ऑफिस है जिसमें आप एक गैर कानूनी तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डेडलॉक पता नहीं क्या है, हुकूमत की तरफ से ही है डेडलॉक, तो मेरे ख्याल से ऑपोजिशन की तरफ से कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मामला शायद उन्होंने हल करना है, आपको याद है पहले भी जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी तो उसमें भी ये बात की गई थी कि एक्सटेंशन दी जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो मेरे ख्याल से कुछ शायद हो सकता है उस तरफ ही ये दोबारा से मामला जाए। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था इस लिस्ट में वो था आर्टिकल 243। मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो तब बात हो रही थी कि पार्लियामेंट का ओवरसाइट होना चाहिए। ये एक ऐसा एक आईनी इदारा है, इसमें तो ये खुद अपने फैसले कर लेते हैं, खुद ही जो उन्होंने करना होता है वो कर लेते हैं। तो पार्लियामेंट का बहुत जरूरी है कि एक जमहूरियत में पार्लियामेंट का ओवरसाइट हो। तो मैं देखना चाहूंगी कि आर्टिकल 243 में भी कोई पार्लियामेंट का ओवरसाइट लाया जाता है या नहीं लाया जाता। बट देखते हैं कितनी आने वाले मासूम दिन में क्या बेनजीर ने होता है ना। अपनी मैं बात का क्यूट आगाज हूँ। किया कि हम कितने क्यूट हैं, और बेनजीर सबसे क्यूट है जो सोच रही है कि 27th अमेंडमेंट में हमारे आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट आएगी। आई विल आल्सो गिव माय 2 सेंट्स ऑन दिस इशू। पहला तो ओवरऑल बेनजीर जो 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में ये कहा गया था कि जब तक नया कोई अपॉइंट नहीं होता मेंबर, तो जो पुराने मेंबर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो ऑन द फेस ऑफ इट तो ये बहुत अजीब लगता है, आपकी की कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑफिस है एक कमीशन का, लेकिन 26th अमेंडमेंट ने ऑलरेडी एक तरह से प्रोटेक्शन दे दी थी कि अगर अपॉइंट नहीं होंगे तो पुराने जो हैं दे विल कंटिन्यू जब तक नए अपॉइंट नहीं होंगे। तो अब वो प्रोसीजर ही बदलना चाह रहे हैं जिसमें आई गेस ऑपोजिशन का रोल कम करके हुकूमत को ज्यादा एम्पावर करना चाह रहे हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम जब सब पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हुई थी वो 18th अमेंडमेंट के वक्त हुआ था, और वो जो एक हमारे सिस्टम की ख्वाहिशात हैं उसको सबवर्ट करने के लिए, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस के लिए इकट्ठी हुई थी। और हमने देखा कि 18th अमेंडमेंट बहुत सेलिब्रेट किया। कुछ लोगों ने कहा उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, लेकिन ओवरऑल उसके पीछे जो विजन थी उसको सराहा गया। अब खदशा ये है कि पार्टीज को इकट्ठा किया जा रहा है नून लीग सर की सरबराही में उसी को रिवर्स करने का। जब हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रेजिस्टेंस देखी, अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल सबमिशन देख रहे हैं या कैपिचुलेशन देख रहे हैं। और जो सिस्टम की विश लिस्ट है कि हमारे पास सेंट्रलाइज्ड पावर हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, चेक्स एंड बैलेंसेस ना हो, और जो एक प्लूरलिज्म है मुल्क में उसको कम किया जाए, ये हम देख रहे हैं। एटलीस्ट जो हमने लिस्ट देखी है जो बिलावल साहब, एंड आई एग्री विद बेनजीर, आई एम ग्लैड उन्होंने एटलीस्ट कुछ पब्लिक डिस्कोर्स में तो लाए हैं, क्योंकि परसों तक हुकूमत कह रही थी कि अभी तक हमारे पास कुछ एज सच प्रपोजल्स नहीं है, इंटरनली बातचीत हो रही है। बट साफ नजर आता है कि कुछ ना कुछ है जो हुकूमत की तरफ से आया है जिसपे वो आगे पीपल्स पार्टी से बात कर रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी, कोर्ट्स की तरफ मैं आना चाहूंगी। अब देखिए, जब 26th अमेंडमेंट पास हुई तो पीपल्स पार्टी ने सेलिब्रेट किया, और ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाला मामला लीड किया था, उन्होंने ओन किया था। लेकिन जब वो पास हुई 26th अमेंडमेंट, उन्होंने तो कहा कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और पाकिस्तान में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो विजन थी उसको पूरा कर दिया। जश्न मनाए उन्होंने। मुझे याद है वो वीडियोस के जहां पे पीपल्स पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी कि हमने हमारा जो एक एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो हमने पूरा किया। अब एक साल पहले अगर आप कह रहे थे वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, तो अब मजीद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की क्या जरूरत है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑन इट्स ओन कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक, अब तो खैर एक अजीब खिचड़ी है हमारी सुपीरियर जुडिशरी में और किसकी क्या पावर्स हैं, लेकिन प्री 26th अमेंडमेंट पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी थी। और ममालिक जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं वहां अदालतों के पास जुडिशल रिव्यू के इख्तियारात ही नहीं होते, दे डोंट हैव दैट पावर। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाती है उनको बाइख्तियार करने के लिए। यहाँ पे आपके पास एक ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी है, अब आप चाह रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, ठीक है आप बना लें,
लेकिन उसमें सवालात वही हैं कि अपॉइंटमेंट्स कैसे कैसे होंगी। कुछ ये भी स्पेक्यूलेशन है कि कुछ जजेस जो रिटायर हो गए उन्हें वापस लाया जाएगा। कैसे होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के इख्तियारात क्या होंगे, उनको कितनी इंडिपेंडेंट होगी वो कोर्ट, अब ये सवालात हैं जो मेरे लिए अहम है, जिसका जवाब देना होगा। दूसरा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स वापस लाना। जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें लिखा था कि द जुडिशरी विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मतलब इंडिपेंडेंट होगी एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव के मातहत नहीं होगी। और 2001 में फाइनली जाके, 14 साल की मुद्दत थी आइन में, 2001 में जाके हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी टू एन एक्सटेंट खत्म कर दी गई। अब आप वापस एग्जीक्यूटिव को पावर्स देना चाह रहे हैं कि वो जो है वो जुडिशियल पावर्स का इस्तेमाल करें। और आपको मालूम है ब्यूरोक्रेसी जो है, ऐसा तो नहीं है कि वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से करती है कि उनको एक तरह से अवार्ड आप कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा काम करते हैं ब्यूरोक्रेट्स कि आप मजीद जुडिशियल काम भी आप संभालें। पहले हमने देखा फौजी अदालतें जो है उनको मजीद पावर्स दी गई, अब हम देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स वापस आ रहे हैं, लाने की कोशिश की जा रही है। लोकल गवर्नमेंट जो पंजाब में है उसमें भी हम देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव की, ब्यूरोक्रेट्स की बहुत ज्यादा पावर्स हैं। तो एक तरह से हम वापस जा रहे हैं 1960s के पाकिस्तान में, जहां आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो पावर्स ब्यूरोक्रेसी से लेके और मजीद इदारों को दी गई थी, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को दी गई थी, वो वापस हो रही हैं। तीसरी चीज, ट्रांसफर ऑफ जजेस। अभी एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही हमें उसमें क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं जजेस तो ट्रांसफर हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां आप जो इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं समझे जाते हैं उनको माइनॉरिटी में लाना चाहते हैं और उनकी सीनियरिटी तब्दील करने के लिए। अब इसमें महमल बता रही थी, स्पेक्यूलेशन ये है कि जजेस की कंसेंट के बगैर उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर ये हुआ तो ये बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स जो भी इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के हैं उसके खिलाफ होगा। ये नहीं होना चाहिए और आई होप इसके खिलाफ आवाज उठे। एक फनी बात, कल जियो पे बैरिस्टर अकील साहब आ रहे थे, मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या हम सिटीजन्स जो हैं, पब्लिक को पार्टिसिपेट करने का इस प्रोसेस में कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, क्योंकि ये इतने फंडामेंटल चेंजेस हैं, ये हर शहरी के हकूक, हर शहरी जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा है उससे डील करते हैं। उन्होंने कहा जी आपको याद होगा 26th अमेंडमेंट के वक्त भी HRCP में एक कंसल्टेशन थी, हमने 3 घंटे उस पर बात की। मैं आपको बताऊं, मैं उस कंसल्टेशन का हिस्सा थी और वो एक जैसे मीटिंग होती है जिसमें हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, वो था। ना हमें बताया गया हमारे प्रपोजल्स, हमारी रिकमेंडेशंस, हमारे खदशात का क्या हुआ, ना किसी तरह भी उसको एक्चुअली ऑन बोर्ड लिया गया। तो अब वो तो कहते हैं बैरिस्टर वकील के जब कमिटीज में ये डिबेट होगी तो जरूर हम मौका देंगे पब्लिक को कि वो इसमें अपनी राय दें, लेकिन वंस बिटन ट्वाइस शाय हमने 26th अमेंडमेंट में देखा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात की तारीकी में ड्राफ्ट आया और वो मंजूर हो गया, कोई कमिटीज का रोल नहीं था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई डिबेट नहीं थी। और एक आखिरी चीज, मैं ज्यादा बोल गई लेकिन ऑब्वियसली इतना फंडामेंटल की इशू है, बहुत देर बाद हमारी पॉलिटिक्स में आया है। बेनजीर ने कहा देखते हैं PTI किस तरह वोट करती है। बैरिस्टर अकील ने तो बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि हम लेंगे ऑन बोर्ड सबको, लेकिन हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। इस दफा उनके पास सच में नंबर्स पूरे हैं। अब मौलाना की भी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है, PTI तो खैर बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो गई है और उन्होंने कहा है नंबर्स पूरे हैं तो हमें जरूरत नहीं है कि हम इस पे सबका एक कंसेंसस बिल्डिंग करें। तो स्केरी टाइम्स, और मैं इसलिए भी ये कहूंगी क्योंकि पास्ट जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, वो अच्छा नहीं है इस हुकूमत का जब कानून साजी, आइन साजी की बात होती है। और ऐसा लगता है कि हमारी रियासत की एक विश लिस्ट थी जिन चीजों की, वो पूरी होने जा रही है इस अमेंडमेंट में। ऑल आइज ऑन द पीपल्स पार्टी, उनका रोल अहम है। वो डिसाइड करेंगे हमारी मुल्क का फ्यूचर क्या डायरेक्शन है। हम इस पे अभी क्योंकि ज्यादा डिटेल्स नहीं आई, जैसे हमने शुरू में भी कहा था, तो हम इस पे जैसे जैसे हमारे पास ज्यादा डिटेल्स आती रहेंगी हम इस पे ज्यादा इन डेप्थ शोज करेंगे। तो अभी शो वाइंड अप करने से पहले मैं सिर्फ थोड़ी सी एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो मैंने भी इस तरफ देखा था और मेरा सर घूम गया पूरा। मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि मुझे इस पूरे किस्से में ये समझ नहीं आ रही कि इस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है। मैं ये जानती हूँ कि उनका गोल क्या है। उनका गोल ये है कि एब्सोल्यूट पावर, मुल्क के ऊपर मुकम्मल पावर। पर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो ये क्यों करना चाह रहे हैं, इससे उनको क्या हासिल हो जाएगा। अभी जो पावर है
वो ही इस तरह की बहुत ज्यादा उनके पास पावर है, बड़े सालों बाद इस्टेब्लिशमेंट के बाद इतनी पावर आई है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मजीद इस तरह का करने की क्या जरूरत है, क्योंकि इसमें जो आगे पिटफॉल नजर आ रहा है वो ये है कि हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा जी, बाजवा साहब ने भी गलत किया, उसमें इमरान खान ने भी गलत किया, और उसके अंदर हम अपने चीफ जस्टिस जो थे, एक्स चीफ जस्टिस, हम उनको भी ब्लेम कर देते हैं, हम बंदयाल साहब को भी बीच में रगड़ देते हैं, हम बाकी जजेस को भी, अपने साकिब निसार साहब को तो इतना रगड़ा है कि हद ही हो गई थी। लेकिन द ब्लेम वाज डिवाइडेड। जो नतीजे निकलेंगे उनका खाली क्रेडिट का नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए कि उसमें नेगेटिव चीज भी आ सकती है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस्टेब्लिशमेंट ये क्यों चाह रही है कि वो ऑल इन ऑल इस लेवल पे बन जाए जहां पे किसी और को ब्लेम नहीं जाएगा। जब जुडिशरी इतनी डाइल्यूट हो जाएगी उनकी पावर, तो फिर लोग आपको ही कहेंगे आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको तो कोई नहीं कहेगा जब कुछ गलत होगा। और मुल्कों की तारीखों में गलतियां और गलत काम होते ही रहते हैं, बुरी चीजें होती ही रहती हैं। हाँ, जी बताएं मैम। जी नताशा, मैंने कहा एक चीज इसमें ऐड जरूर करूंगी। आप पूछ रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, तो जो एक स्पेकुलेशन आर्टिकल 243 के बारे में मैं देखिए, जो हमने सुना हुकूमती मौकफ, बैरिस्टर अकील ने जो है कल एक चैनल के ऊपर ये बात भी की कि ये फील्ड मार्शल से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो इसके बारे में बात ये की जा रही है कि क्योंकि उसके अंदर जो है बाकी तो चीफ्स के नाम है, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्म्ड फोर्सेस के जो सॉरी एयर चीफ जो है, नेवल चीफ है, उनके तो हैं, लेकिन यह है कि फील्ड मार्शल की जो पोजीशन है उसको शायद ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने के लिए इसको आर्टिकल 243 के अंदर हुकूमत जो है वो इंसर्ट कराएगी। तो अभी देखते हैं कि ये इसको इसके साथ सिर्फ ये है कि उनकी एक डेजिग्नेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया जाएगा, या फिर ये है कि उस डेजिग्नेशन के साथ जो है वो कुछ पावर्स भी मजीद दी जाएंगी। कुछ स्पेकुलेशंस ये हैं जो कि बिल्कुल अभी स्पेकुलेशंस ही हैं, इसके बारे में हमारे पास जो है कोई भी डिटेल्स नहीं है, लेकिन कुछ स्पेकुलेशंस ये हैं कि जब उनको एक फील्ड मार्शल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर उस पोजीशन को दिया जाएगा, तो उसके बाद क्या ये हो सकता है कि एक जिस तरह सेंट्रल कमांड सेंटर होता है कि यानी कि बाकी तीनों सर्विसेज चीफ्स जो है वो फील्ड मार्शल के अंडर आ जाए, और जो डिसीजन जिस तरह होती है, क्योंकि अभी आप देखें कि इसके बारे में जो कहा जा रहा है वो ये कि इस साल तो हमने 2 एक्टिव जंगें लड़ी हैं, एक हमने इंडिया के साथ जंग लड़ी है, एक हमने अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ी है। तो इन 2 जंगों की वजह से जो एक यानी कि एक मेन कमांड सेंटर होना चाहिए, और वो जो है फील्ड मार्शल के अंडर ही होना चाहिए, जिसके अंदर बाकी जो है सर्विस चीफ्स जो हैं वो उनको जाते। अब इसके बारे में भी मजीद फिर स्पेकुलेशन हो रही है कि जब अगर ये चीज हो जाएगी, अगर अगर ये होता है कि फील्ड मार्शल को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी मिले, और दूसरी चीज ये कि एक इस तरह का सेंट्रल कमांड सेंटर टाइप चीज बन जाए, तो क्या जो आर्टिकल 243 में जो सुप्रीम कमांड प्रेसिडेंट साहब के पास है, तो क्या वो फिर प्रेसिडेंट साहब के पास ही रहेगी, या फिर वो भी चीज चेंज होगी कि बेसिकली जो थोड़ा बहुत सिविल मिलिट्री जो चीज रह गई थी बैलेंस, क्योंकि इतना बड़ा इम्बैलेंस है जिसको हद नहीं है, तो वो जो भी चीज थोड़ी सी एग्जीक्यूटिव के पास थी, क्या वो भी उसको भी बदल दिया जाएगा, उसको भी तब्दील कर दिया जाएगा उस पूरे सेटअप को कि नहीं? तो ऑब्वियसली ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि आर्टिकल 243 एक बहुत अहम वजह है 27वीं तरमीम को लाने के लिए। मैंने जो कहा वो बड़ा वैलिड पॉइंट है कि इस वक्त मेरा ख्याल है वाहिद पीपल्स पार्टी है जो कि तो इस वक्त इस पोजीशन में आ गई है, वो भी कुछ अरसे बाद इस पोजीशन में आई है, वे दे कैन मे बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, जहाँ पे वो थोड़ा सा शायद कुछ अड़ सकते हैं, या इस पोजीशन में है कि वो रोक दें कुछ चीज़ों को होने से, चेंज कर दें कुछ चीज़ों को होने से। लेकिन बाकियों की तो पास कुछ भी नहीं रह गया, वह उन्हें मौलाना की भी जरूरत नहीं, उन्हें पीटीआई की भी जरूरत नहीं, पीएमएलएन तो उनकी अपनी घर की बांधी है, तो फिर रह पीछे क्या जाता है? तो मेरा ख्याल है पार्टीज ने तो अब सोचना ही बंद कर दिया, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं अब तो ये है कि, इसलिए मैंने एस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन किया कि आप इतना ज्यादा अगर ताकत लेना चाह रहे हैं, तो जब ये ताकत का कोई गलत नतीजा निकलेगा तो तब आपको ही सारा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नताशा, उनको नहीं लगता कोई गलती होगी ना, उनको लगता है कि अगर कोई प्लूरलिज्म नहीं होगा, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, और बैरिस्टर अकील ने लफ्ज इस्तेमाल किया कोहीजन और यूनिटी से, उनको अगर लगता है कि फैसले इम्पोज किए जा सकते नेशनल हैं, इंटरेस्ट और भी उनको रीमा, लगता है नेशनल इंटरेस्ट में ऑफ कोर्स, और क्योंकि यही है ये समझना कि आपके पास हर मसले का हल है, अगर आपके पास इख्तियार हो तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं।
आप सेवियर हैं, आप मुल्क को सब मसाइल जो हैं उनको उनका हल कर देंगे। यही तो प्रॉब्लम है, आपको जब थोड़ा सा पावर मिलता है ना, आप ऐसा सोचने लग जाते हैं कि बस हम ही हैं और हम हर मसले का हल है, और कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो इरिटेटिंग है, इट्स एन अनोयंस, जरूरत ही नहीं है उसकी। पर ये बट हमने भी डिस्कस इट लेटर। 6-7 दफा देख लिया, ये नहीं वर्कआउट करता ना, 6-7 दफा वो करके तो फ्लॉप हो गया। या ये हमने भी देखा, ये उन्होंने गुजरे हैं वो उससे। तो ये उस इस्टेब्लिशमेंट के लिए सोचने की बात है कि वो इस पावर को किस हद तक और क्लेम करना चाहेंगे, और उसके नुकसानात भी होते हैं। बहुत सी इस पे जबरदस्त बुक्स हैं जो हम रिकमेंड कर सकते हैं एपिसोड में, बट बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगी तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। मैं भूल जाती हूँ बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। और हमें बताइएगा आपके ख्याल में 27वीं अमेंडमेंट में कौन कौन सी चीजें उड़ने लगी हैं। पॉपुलेशन प्लानिंग के बारे में आई एम ओके, ले फेडरल गवर्नमेंट करना, यहाँ पे अभी भी 13-13 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है, वो भी लेके देख लें, वहां भी कुछ नहीं होना। बहरहाल इस पे अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई पॉइंट है ऐसा जो हमें डिस्कस करना चाहिए कि ये चीजें आ सकती हैं इसके नीचे, ये चीजें सरप्राइज हो सकती हैं, हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो वो प्लीज जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा, एंड वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट एपिसोड, जब भी हमें इसके बारे में मजीद डिटेल्स और मजीद कोई सामने तफसीलात आती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत का।